भारत जोड़ो यात्रा को लेके आजकल हर जगह चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक की एक यात्रा निकाली और देखा ही जा रहा है कि इसको जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। और साथ ही साथ ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक जड़ी बूटी का काम कर रही है, जहां पे अभी तक ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़े जा रहे थे, और अब चाहे दिखाने के लिए ही सही कांग्रेस और विपक्षी पार्टी आपस में जुड़ रही है और एक यूनाइटेड फ्रंट बना रही है। पर क्या आपको कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी है? एक पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में काफी बड़ी भूमिका निभाई, इसने देश को बड़े बड़े लीडर जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर दिए, उसको एक अंग्रेज ने स्थापित किया था। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस बनी और कैसे उसने समय समय पे अपने आप को बदला, जिसकी वजह से वो एक पान इंडिया पार्टी बन पाई और आज यहाँ तक पहुंची है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1870 के दशक से, जब भारत में कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स रख रहे थे। पर देखा ये जा रहा था कि नेशनल लेवल पे ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे लोग अपनी बातें ज्यादा मजबूत तरीके से रख सके। अब साल आता है 1883 का, जहां पे एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम सामने आते हैं और उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एल्युमिनीज, जो अब कई सारे रीजनल लीडर्स बन चुके थे, उनसे सीधा संवाद किया और उनको कन्विंस किया कि अब समय आ गया है कि एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाई जाए। इस मीटिंग के बाद में रीजनल लीडर्स आपस में चर्चा करने लग गए और एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई। अब साल आता है 1885 का, जब A.O. ह्यूम ने उस समय के वाइसरॉय डफरिन से एक इंडियन नेशनल यूनियन बनाने के लिए अप्रूवल प्राप्त किया। और उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल कॉलेज में अपने दो साथी विलियम वेडेडबर्न और जॉन जार्डीन के साथ मिलकर 72 रीजनल लीडर्स को ऑर्गेनाइज किया और कांग्रेस की स्थापना की गई। तो यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर एक अंग्रेज एक इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को बनाने को लेके इतना ज्यादा प्रोएक्टिव क्यों था? तो इस चीज को समझाने के लिए दो थ्योरीज सामने आती है। सबसे पहली थ्योरी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को पेश किया था जी.के. गोखले जी ने। उनका ये मानना था कि रीजनल लीडर्स में धीरे धीरे ये समझ विकसित होनी शुरू हो गई थी कि उन्हें एक पान इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसके माध्यम से ऑल इंडिया लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो अंग्रेजों के सामने रख पाए। पर उन्हें ये भी पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी ऐसा होने नहीं देगी। तो अब क्योंकि कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वजह से एक पान इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके, तो उन्होंने एक इनलाइटेड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम को अपना फेस बनाया। A.O. ह्यूम जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में भरोसा करते थे, उसके अलावा उन्हें मॉडर्न आइडियोलॉजी का भी काफी ज्ञान था, जिसकी वजह से उनके अंदर भारतीयों की सिविल राइट्स को लेकर भी काफी ज्यादा उत्सुकता थी। इसी को देखते हुए रीजनल लीडर्स ने A.O. ह्यूम को अपना लीडर चुना और उनके नाम के आड़ में कांग्रेस जैसी एक पान इंडिया पार्टी बनाई। इन लीडर्स का यह मानना था कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेशराइज करती है तो A.O. ह्यूम ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुस्से को कम करने का काम करे और कांग्रेस को इससे कम प्रभाव होगा। अब इस थ्योरी को लाइटनिंग कंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बिजली कड़कती है और जब वो बिजली किसी घर के ऊपर गिरती है तो उस घर को बिजली से बचाने के लिए छत पे एक लोहे की रॉड लगा दी जाती है। तो जब बिजली उस घर पे गिरती है तो लोहे के रॉड के माध्यम से बिना घर को हार्म पहुंचाए वो धरती के अंदर चली जाती है। यही काम A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी के लिए किया। अब ये तो एक थ्योरी थी, पर इसके कॉन्ट्रेरी बाल गंगाधर तिलक जी ने एक दूसरी थ्योरी सामने रखी, जिसको हम सेफ्टी वॉल थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हमें 1870s 1880s के दशक के इंडियन सिचुएशन को समझने की जरूरत है। हमने देखा था कि कैसे 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि ऐसा देश जो अभी तक जाति पाति धर्म में बटा हुआ तो धीरे धीरे यूनाइट होने लग गया और उन्हें अपने पॉलिटिकल राइट्स समझ में आने लग गए थे। वो अलग बात है कि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों के अंदर से क्रांति के विचार खत्म हो गए। और इसका प्रूफ इस बात से भी समझा जा सकता है कि कैसे रीजनल लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फल फूल आए थे जो अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेट कर रहे थे। इसी से सबक लेते हुए अंग्रेजों ने एक स्ट्रेटजी बनाई जहां पे उन्होंने एक ऐसे सिविल सर्वेंट को चुना जो भारतीयों से क्लोज हो और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करता, और ऐसा आदमी उन्हें A.O. ह्यूम के नाम पे दिखा। जिसके बाद A.O. ह्यूम के लीडरशिप में एक इंडिया लेवल की पार्टी बनाई गई जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स अंदर ही अंदर भारत को लूटना चाहते थे, पर बाहरी तौर पर यह भी दिखाना चाहते थे कि कैसे गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार देती है। तो बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये बस अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने हिसाब से पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे। अब हालांकि दोनों थ्योरीज पे काफी ज्यादा चर्चाएं होती हैं, पर लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी हिस्टोरियन और पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बीच में ज्यादा प्रचलित रही। इससे आगे बढ़ते हुए चलिए हम अपनी कहानी पे वापस लौटते हैं। पर 1885 से लेकर ऑलमोस्ट 1900 तक कांग्रेस साल में एक बार मिलती थी, जहां पे कांग्रेस के डेलीगेट्स आपस में चर्चाएं करते थे और इसका पॉलिटिकल स्फीयर में कुछ ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा था। हालांकि वो अलग बात है कि लीडर जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और कई सारे अन्य लीडर्स ने
धीरे धीरे लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने की कोशिश शुरू कर दी थी और ये फेज 1905 तक चलता है। तो हम ये देख सकते हैं कैसे 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस एक पैसिव ऑर्गेनाइजेशन बन के रही और उसने अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा कुछ एजिटेट नहीं किया। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस बस अंग्रेजों के लिए काम करती और इसने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। पर यह भी कहना होगा कि जो इनिशियल लीडर्स थे उन्हें पता था कि अगर हम सीधे ही अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल देंगे तो अंग्रेज इतने पावरफुल है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी दबा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए जो इनिशियल लीडर्स थे उन्होंने धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े अधिकार मांगने शुरू किए और जनता के बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस और नेशनल यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट देखने मिलता है 1902 में जब वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की और नेशनल यूनिटी चरम पर पहुंच गई और लोग इतने ज्यादा यूनाइट हो गए कि 1911 में जाके बंगाल पार्टीशन नलीफाई करना पड़ा। तो ये कहना गलत होगा कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। अब साल आता है 1905 का जब कांग्रेस के अंदर एक नया सेक्शन उभार लेना शुरू करता है जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम से जानते हैं। इनका ये मानना था कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को सीधे अंग्रेजों के खिलाफ बात करनी चाहिए और उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बाइकआउट करना चाहिए। और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर 2 ऐसे सेक्शन बढ़ गए जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और देखा ये गया कि 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी तरफ से ट्रेडिशनलिस्ट का ये मानना था कि अभी तक ऐसा समय नहीं आया है कि कांग्रेस सीधे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और दूसरी ओर एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका ये मानना थी कि अब समय आ चुका है कि हमें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देनी चाहिए और प्रोएक्टिवली अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए। और समय के साथ कांग्रेस के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट लीडर हावी होते चले गए जिसका रिजल्ट हम स्वदेशी मूवमेंट के रूप में देख सकते हैं जहाँ पे लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा एजिटेट किया और एक ऐसा फेज आया जब इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी अफसरों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि ये सारा फेज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक चलता रहा पर उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी आए और उन्होंने एक साल देश को समझने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन करी। और उसके बाद का इतिहास तो आप जानते ही हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एक नई दिशा दी जहां पे उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के साथ साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की भी कोशिश की। उनका ये मानना था कि जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, जब तक देश आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़ना बंद नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें आजादी अगर मिलेगी भी तो ये कोई पूरी आजादी नहीं होगी। तो उनका ये मानना था कि जब तक देश को ऐसे पिछड़ेपन से आजादी नहीं दी जाती है तब तक हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारी आजादी अधूरी रहेगी। तो ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग आइडियोलॉजीज को अपने अंदर एसिमिलेट करके फ्रीडम स्ट्रगल को कितनी अच्छी तरीके से लीड किया और 1947 में भारत को आजादी दिलाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।